मुख्यमंत्री जनरल वीके सिंह जी से मिल रहे हैं। वो योगी जी पधार चुके हैं जो उत्तर प्रदेश को जिन्होंने नंबर 1 बनाने की ठान चुके हैं। बिल्कुल, और कई क्षेत्रों में तो बना चुके हैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1, उज्ज्वला योजना में नंबर 1, लंबी फहरिस्त है मेरे पास। स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1, जल जीवन मिशन में नंबर 1। बिल्कुल। और बोलूं जी बिल्कुल बिल्कुल। और हर जगह नंबर 1 जी, अगर देखें तो हर जगह नंबर 1 है। और खास तौर पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी के बारे में तो एक उपासक भी हैं। एक उपासक हैं, एक सन्यासी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जी हाँ, कर्म योगी हैं, और एक जननायक भी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर भी हैं, हठ योगी भी हैं। और इसीलिए जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, वो डालते हैं और कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। तो और आप सबका वक्त न लूं मैं, क्योंकि बहुत देर से आप सभी इंतजार कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि का। मैं आग्रह करूंगा लाइव टाइम्स, जो कि इंडिया का पहला मल्टीकास्ट न्यूज हब है, ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब, उसके फाउंडर चीफ एडिटर दिलीप सिंह जी से कि योगी जी को वो अपने साथ मंच पर लाएं। जोरदार तालियां दोस्तों। योगी जी हैं आपके सामने, जोश दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है। तालियां। और मुख्यमंत्री जी के बारे में अगर हम कहें कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। तो इसकी एक मिसाल है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेशक, और यही वजह है कि देश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश को उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 एक स्टेट बनाने के लिए क्या कुछ करते रहे हैं योगी जी। ये तो बहुत सारे लोग जो तख्तियां लेकर घूमते नजर आए पिछले सालों में, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश बदनाम रहा था, दशकों तक पीछे छूट रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, बाबा जी के बारे में और क्या मैं बताऊं जी। तो नंबर 1 तो तमाम क्षेत्रों में बना चुके हैं, लेकिन अब यहां पर जब हम एक ऐसा चैनल लेकर आ रहे हैं जहां पर खबरों को सही पर्सपेक्टिव में, सही तरीके से, विनम्र कोशिश होगी लाइव टाइम्स की कि हम उसे रख पाएं, उसके लिए इस मंच पर योगी जी से आज हम आशीर्वचन लेंगे, हम प्रेरणा लेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। मगर उससे पहले हमें बिल्कुल योगी जी का स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल। और दिलीप जी से अब मैं कहूंगी, फाउंडर लाइफ टाइम, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ लाइफ टाइम, वो मंच पर आए और योगी जी का स्वागत करें। जी, और साथ ही विशाल कनोडिया जी से हम कहेंगे, जो ग्रुप सीएमडी हैं कनोडिया ग्रुप के, वो भी यहाँ मंच पर आए। और गौतम कनोडिया जी से हम आग्रह करेंगे, जो फाउंडर हैं कनोडिया ग्रुप के और फोर्स मल्टीप्लायर हैं लाइव टाइम्स के, कि मंच पर आए और योगी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां दोस्तों। और अब योगी जी से बहुत सारी बातें आप सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और हम भी बात करना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे पहले एक छोटी सी नजर योगी जी के सफर पर, योगी जी के बारे में आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ।
एक उपासक, एक सन्यासी, एक राष्ट्रवादी, एक कर्मयोगी, एक जननायक, जिन्होंने महज 22 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और फिर परम पूजनीय गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर बड़े सामाजिक बदलावों के प्रणेता बने। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की परिकल्पना को साकार करने में आप भुलाया जा सकता है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य बोध की वजह से आपने सन्यासी जीवन से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। जय जय सीताराम। 1998 से 2014 तक आप लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे। अपने नेतृत्व कौशल की वजह से आप यूपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। आपके कुशल और दक्ष नेतृत्व की बदौलत आज उत्तर प्रदेश बुलंदियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भयमुक्त होकर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आपकी दूरदर्शी सोच और अथक प्रयास का ही नतीजा है कि जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। आपके नेतृत्व में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। नए उत्तर प्रदेश के लिए अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित आपकी सरकार की विकास परियोजनाएं और लोक कल्याणकारी फैसले आज नजीर बन चुके हैं। लाइफ टाइम्स के लॉन्च के मौके पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। हम हर्षित मन से आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, योगी जी का सफ़र आपने देखा और आप सभी जानते हैं, और उनके बारे में हम जितना जानते हैं उतने ही आश्चर्यचकित होते हैं बार बार। और जो उनकी निष्ठा, जो उनकी दृढ़ता और जो कुछ उनके कार्य हम देख रहे हैं, तो इस मंच पर इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज़ हब लाइव टाइम्स के मंच पर इसके फाउंडर एडिटर दिलीप सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और योगी जी से बात करें। लेकिन उससे पहले योगी जी से कुछ आशीर्वचन लिया जाए। योगी जी, ये न्यूज़ को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, बहुत सारे चैनल भी हैं, हम एक चैनल लेकर आ रहे हैं आपके आशीर्वाद से। लाइव टाइम्स अपने रखा है नाम, क्योंकि लाइव रखेंगे हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम से कम काट छांट हो सके, तोड़ मरोड़ हो सके, सीधी खबरें आ सके। इसलिए जनता के बीच भी हम रहेंगे। ये तो हमारा विनम्र प्रयास होगा, लेकिन आपका क्या दिशा निर्देश होगा, आए और हमें बताएं इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों योगी जी का। लाइव टाइम्स के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री JPS राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर BK सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के अलग अलग क्षेत्रों का हमारा नेतृत्व वर्ग और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन और अपनी लेखनी को समर्पित किया है, ऐसे देश के हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारिता जगत के उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले दिलीप जी को और कनोडिया परिवार को लाइफ टाइम्स के नाम पर आज की आवश्यकता के अनुरूप एक नए मीडिया के एक ग्रुप को संचालन करने के लिए और उसका विधिवत शुभारंभ करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं। और भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण न केवल ऐतिहासिक कालखंड में बल्कि पौराणिक कालखंड में भी हम सबको देखने को मिलते हैं, जब आम जन की भावनाओं को सर्वोपरि रख करके उस समय की राजसत्ता ने निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं किया। जनता को जनार्दन मान करके जब भी कोई शासन सत्ता आगे बढ़ती है तो उसके निर्णय लोकप्रिय होते हैं, सर्वमान्य और सर्वग्राह्य भी बन पाते हैं। और लोकतंत्र की इन जड़ों को मजबूत करने के लिए भले ही हमने देश के अंदर वर्तमान में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया हो, जिनमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की अपनी भूमिका है, अपनी लक्ष्मण रेखाएं भी हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की इस भूमिका को कोई नकार नहीं सकता, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराना, लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करवाना और आवश्यकता पड़ने पर किसी बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व करना हो, उसको लीड करना हो, और अगर किसी का अपनी लेखनी के माध्यम से पोस्टमार्टम भी करना हो तो मीडिया की इस भूमिका को हम लोगों ने आज़ादी के बाद भी महसूस किया है। अलग अलग समय में अलग अलग स्तर पर ये सब कुछ हमको देखने को मिला है, लेकिन समय के अनुरूप हमें भी बदलना होगा, उसके अनुरूप चलना होगा। समाज की आवश्यकता क्या है, आज का युवा क्या चाहता है, आज का एक सामान्य गृहस्थी क्या चाहता है, एक किसान क्या चाहता है, समाज की आधी आबादी की क्या आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम उनके पसंद के अनुरूप और उनकी आवश्यकता के अनुरूप जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सकें। यह हम देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता और अपनी अपनी पसंद हो चुकी है। एक समय था लोग रेडियो के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर घटित होने वाली घटनाओं को देखते थे। टेलीविज़न आया, टेलीविज़न एक माध्यम बना, बाद में इसमें अनेक विजुअल मीडिया में भी अनेक चैनल आए। उन्होंने जितनी तेजी के साथ अपना प्रचार प्रसार किया, आज उतनी तेजी के साथ उनके सामने उतनी ही चुनौतियां भी आई हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गए हैं,
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तेजी के साथ आगे बढ़े। तो हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव में देख रहे थे कि डिजिटल मीडिया कैसे चुनाव को प्रभावित कर रहा था और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी कैसे प्रभावित कर रहे थे। और मेरा मानना है कि अगले 2 वर्ष और 5 वर्ष के अंदर जब चुनाव में हम जाएंगे तो हो सकता है कि प्रिंट और विजुअल मीडिया की भूमिका कुछ गौण हो और डिजिटल मीडिया और प्रभावी हो जाए। और मुझे लगता है कि इन सबको समाहित करते हुए लाइफ टाइम्स आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत की डीएनए के अनुरूप भारत की खबरों को प्रत्येक भारतवासी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने के लिए कलम की इस ताकत का एहसास पूरे देशवासियों को कराने में लाइफ टाइम्स सफल होगा। मेरी इस ग्रुप के जो सीईओ हैं, जो एडिटर इन चीफ हैं और उनकी टीम के सभी सदस्यों के प्रति इसके लिए अपनी शुभकामनाएं हैं और मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं कि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे और मीडिया जगत को लोकतंत्र के एक प्रभावी स्तंभ के साथ साथ आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक बनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी, आपने जो बातें कही है, हम भरोसा दिलाते हैं कि लाइफ टाइम्स में हम उन्हें पूरी तरह से खबरों के प्रति निष्ठा रखते हुए उन्हें सही रूप में समय से प्रस्तुत करने की हम लगातार कोशिश करेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा लाइफ टाइम्स के फाउंडर और ग्रुप एडिटर दिलीप सिंह जी से मंच पर आएं और योगी जी जी थोड़ा भावुक भी हूँ, पता नहीं शब्द नहीं है कि मैं परमादरणीय योगी श्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का किन शब्दों से स्वागत करूं। उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है और वहाँ से समय निकाल के इस छोटी सी शुरुआत में जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, हमारी पूरी टीम की कोशिश होगी कि हम उन मानदंडों पे या मापदंडों को रखते हुए मीडिया की आज की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना भी करें, उसके लिए समाधान भी ढूंढें। योगी हैं, कर्मयोगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिनको उत्तम प्रदेश बनाने का उनका संकल्प निरंतर जारी है। मीडिया की भूमिका 35 साल में मैंने अलग अलग माध्यमों से भी देखने का प्रयास किया है। जब मैंने शुरुआत की थी तब टेलीविज़न चैनल नहीं थे, तब वीडियो मैगज़ीन से हमने शुरुआत की थी और 90 के शुरुआत में 89-90 कई वरिष्ठ पत्रकार जिनके साथ जो हमारे अग्रज हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, उन सब लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसमें कई वरिष्ठ लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मीडिया को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया है, वो भी योगी जी से रूबरू होकर अगर सवाल पूछना चाहें तो जो अवश्य पूछें। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को मैं चिन्हित करना चाहूँगा। भारत के लोकतंत्र के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ बहुत नहीं कहना है, लेकिन जिस
तरह के चमत्कार होते हैं, दो तरह के चमत्कार होते हैं। एक चमत्कार दैवीय होते हैं, जो ईश्वर ऑलमाइटी उनके द्वारा कई चमत्कार हम सब ने अलग अलग समय में जीवन में अनुभव करते हैं। दूसरा चमत्कार जो मानव निर्मित होता है, ह्यूमन मेड, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले मिरेकल्स को हम लोग यूज़ तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चमत्कार दुनिया भर में इस वक्त खास करके संचार कम्युनिकेशन में, न्यूज़ मीडिया में आने वाले समय में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एआई और एमएल, और भी बहुत सारे नए माध्यम, नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई तकनीक आ रही है, जिसके माध्यम से हम इस जो लगातार बढ़ती हुई एक मूल चुनौतियां हैं में से एक है, वो है फेक और डीप फेक। आज सब लोग कहते हैं कि मीडिया में, जब आप कहते हैं कि आप मीडिया में काम करते हैं तो कहते हैं आपकी प्रामाणिकता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, आप तो झूठ बोलते हैं, आप तो आधा सत्य दिखाते हैं। समस्या तो है, फिर समाधान कहाँ से? समाधान के तरफ एक ये छोटा सा प्रयास के तरह हम इसको देखते हैं कि टेक्नोलॉजी यानी एआई और एचआई, जिसको मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस कहता हूँ, एआई और एचआई के माध्यम से हम खबरों की क्रेडिबिलिटी को कोशिश ये करें कि बेहतर करने का जितना भर प्रयास हो सकता है वो हम करें। और लाइव टाइम्स, जैसे हम ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज़ हब के तरह हमने इसे डेवलप किया है, ये सैटेलाइट से तो चलेगा ही, साथ ही साथ जो इंटरनेट है और अन्य जो टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट जो तकनीक है उनके माध्यम से भी सिर्फ देश में ही नहीं, ये लोकल भी होगा और ग्लोबल भी होगा। आप इसे अपने आसपास की खबरों को देख पाएंगे और दुनिया भर की खबरों को देख पाएंगे, दुनिया भर की खबरों तक पहुंचा पाएंगे। तो न्यूज़ गैदरिंग से लेके न्यूज़ डिलीवरी, इस तमाम चीज़ों में जो हमारा प्रयास होगा कि वो कम से कम हम गलतियां करें और कम से कम जो संपूर्ण सच का जो हमारा एक काम है जिसको हमने लिया है, जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। निष्पक्ष होना, कई लोग मुझे कहा कि ये संपूर्ण सत्य ये कैसे करोगे? आज सरकार, सत्ता या समाज, कोई लोग सच को सुनना तो चाहते नहीं है, उनको डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगती है, टीआरपी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा, ये काम को कैसे आगे बढ़ाओगे? मुझे नहीं पता है मित्रों, जब लोग हमें कहते हैं कि आप सच नहीं दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं उनको तो मसालेदार खबरें चाहिए, वो सच हो नहीं हो, उन दोनों के बीच की चुनौतियाँ आने वाले समय में हमारे और हमारी टीम के लिए किस तरह की होगी। लेकिन प्रयास ईमानदारी से करूँगा। हमारे कई सहयोगी इंडस्ट्री के जो बहुत अच्छे बड़े, बहुत दिनों से काम करके हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो सबने यही कहा कि हाँ कोशिश करिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है, एक कोशिश तो करिए, देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। तो परिणाम तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में रिमोट भी है और स्मार्टफोन भी है, आप जैसा चाहें, जिसको चाहें उसको देख सकते हैं। तो आप सच देखना चाहेंगे तो लाइव टाइम्स पे आके आपको मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, इसकी गारंटी है। तो सच का एक एड्रेस आपको अपने टाटा स्काई पे भी, अपने डिश पे भी, अपने एयरटेल पे भी, अपने मोबाइल पे भी, अपने इंटरनेट के जरिए भी, ओटीटी पे भी, फास्ट पे भी, हर जगह मिलेगा। और योगी जी ने जो कहा कि हम निष्पक्षता से खबर दिखाएं, वो प्रयास मैं संपूर्ण रूप से करूंगा। उस शब्द को मैं आत्मा के तरह इसमें मानता हूं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपका किन शब्दों से फिर एक बार कहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। आप अपने कीमती समय आपने हमें दिया है, इस प्रयास को दिया है। तो मैं पूरी तरह से हमारे पूरे कनौडिया ग्रुप के सीएमडी, उन पूरे परिवार जिन्होंने
मुझ में भरोसा जताया कि नहीं आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने दर्शक, अपने तमाम लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन तमाम लोगों के जो भरोसा है उनको टूटने नहीं दूं। और ये प्रयास की ये शुरुआत है, ये चुनौती की शुरुआत है। और अब मैं धन्यवाद देते हुए सिर्फ कुछ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं सीधा सीधा सवाल उन तक आपसे सीधा बीच में नहीं आके उनसे सीधा सवाल लेता हूं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वो सवाल पूछना चाहते हैं, वो पूछें। दिलीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग 2 दशक से ज़्यादा के साथी हैं और इसकी शुरुआत से लेके और संघर्षों तक का गवाह भी हूँ, क्योंकि जब शुरू में विदेश जाते थे तो बोलते थे कि मैं किसको फ़ोन करूँ, आप ही का नाम याद आता है, और फिर हम लोग बात करते रहते थे। वो सपना आज पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि भारत और विश्व में इस समय जो हिंदुत्व के अभ्युदय का समय है, उस दृष्टि से, भारत की पुनर्जागरण की दृष्टि से, और दुनिया में भारत विश्व का मार्गदर्शन करे उसकी दृष्टि से भी ये चैनल भूमिका निभाएगा। तो योगी जी नमस्कार। इस समय पिछले 10 वर्षों में जो कुछ उसके पहले हुआ, उससे भारत में भी और विश्व भर में भी 1000 वर्षों के बाद एक हिंदुओं का पुनर्जागरण हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, विश्व में उसका प्रभाव हुआ, उसकी राजनीतिक परिणति भारत में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लेकिन उसके समानांतर जो लंबे समय से एक इकोसिस्टम भारत और दुनिया में रहा है, जो नैरेटिव रहा है, वो भी सक्रिय हुई। 2024 के परिणाम के बाद एक पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है, और भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कि उसको धक्का पहुंचा है। और उसमें अनेक लोग जो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनके अंदर थोड़ी निराशा भी है कि अब आगे क्या किया जाए। तो इस समय चूंकि आप एक शीर्ष पुरुष हिंदुत्व के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष हैं, और आपकी ओर भी दृष्टि है, क्योंकि आपका बुलडोजर तो अमेरिका में भी सड़कों पर निकल जाता है और वहाँ भी बहस और विवाद का विषय बनता है, और यहाँ से हम लोगों को उसका उत्तर देना पड़ता है। तो इसलिए आपकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। तो देश और दुनिया भर के लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में, जबकि और नैरेटिव शक्तियाँ, नैरेटिव ज़्यादा प्रबल दिख रहा है, उनके मुकाबला के लिए और फिर से भारत उठ के खड़ा हो और दुनिया के नेतृत्व की दृष्टि से वो सबल हो, उसमें आपका क्या मार्गदर्शन होगा? अवधेशी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये भारत का समय है और पिछले 1 दशक में भारत ने अपने आप को साबित किया है। हम सब भारतवासियों का ये सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, दुनिया की सबसे विजनरी लीडरशिप हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आज अपनी यात्रा को वैश्विक मंच पर तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जितनी तेजी के साथ आप विकास की कुछ बुलंदियों को छूने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी के साथ आपके विरोधी भी उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचने में और आपके सामने चुनौती पेश करने के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। और 2024 के आम चुनाव में भी हम सबको ये देखने को मिला था। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा
एक ही रणनीति से हर युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध को जीतने के लिए भी हमें समय समय पर अपनी रणनीति को और रणनीतिक क्षेत्र को भी बदलना पड़ेगा। इस बार ज्यादा आक्रामक तरीके से विपक्ष ऐसे तत्वों के हाथों में टोल बनकर के खेल रहा था जिनका भारत और भारतीयता से कोई संबंध नहीं था और जो भारत के लोकतंत्र को भी, भारत के पूरे सिस्टम को भी समाप्त करने की कभी कोशिश करते थे। जब उन्हें अब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अब देश के अंदर अलग अलग तबकों को, आपने देखा होगा ये काफी समय से इस प्रकार के नैरेटिव को तैयार करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन ये मान के चलिए कि वे अपने प्रयास करेंगे। चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फिर से भारत की इस विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके यशस्वी नेतृत्व में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा ही। लेकिन जो अब देश के अंदर एक नव सांस्कृतिक अभियान आगे बढ़ा है, यह अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। न केवल ये दशक था बल्कि ये पूरी शताब्दी ही भारत की शताब्दी होगी और इसके माध्यम से भारत दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखेगा। 2047 जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का एक संकल्प भारतवासियों को दिया है, हर भारतवासी को इसको समझना होगा और उनका अपना आशीर्वाद उनकी लीडरशिप में देना चाहिए। मुझे लगता है कि यही भारत की और भारतीयता के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी यही हितकर होगा। हेलो हेलो ऑडियो चेक जी। धन्यवाद अवधेश जी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी भी मौजूद हैं, वो भी एक सवाल उनका भी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना सवाल योगी जी से पूछें। आप पहले सांसद रहे काफ़ी लंबे समय तक, आपके मन में बहुत कुछ करने का सपना रहा होगा, लेकिन योगी जी आपसे ये मुझे पूछना है कि 2 टर्म आप पूरे करने जा रहे हैं, आपने अपनी सीमाएं कुछ देखी कि आप जो करना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जनता की रिसेप्टिविटी न होने की वजह से कौन सी चीज़ें हैं जो आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की अपनी सीमाएं आप क्या आंकते हैं? और दिलीप के साथ मैं जैन टीवी से हूँ। दिलीप, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना सपना पूरा किया और योगी जी को बुलाया यहाँ पे। संतोष जी, आज आपको देख के, बहुत दिनों के बाद आपसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी जवानी ऐसी बनी हुई है ये देख के मुझे और अच्छा लगा। नहीं, संतोष जी से हम लोगों का परिचय 1990 के दशक के प्रारंभ से है और उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में आपने एक मीडिएटर के रूप में अच्छी भूमिका का निर्वहन आप कर रहे थे। और आज मुझे एक मिनट आपको टोकता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदमी हो जाए तो मैं उसके पास नहीं जाता। अगर उसको मौका नहीं है बुलाने का तो मैं ना मोदी जी के पास गया, वो भी जानते हैं, और ना आपके पास आया। आपने सही कहा, 10 साल हो गए हैं मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। तो इसलिए जो है मुझे आज आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये मान के चलिए कि मैं योगी हूँ और योगी के लिए तो एक पूरी दुनिया
एक असीमित संसार है। कार्य क्षेत्र की हमारी कोई सीमा नहीं है, जहां कदम रखेंगे वहीं कार्य मिलेगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश में, मेरे सामने 2017 में जब मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा था, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को बदलना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। अगर भारत को दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर के रूप में स्थापित करना है, तो उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि देश का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर नहीं बनेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को हम भारत के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। और इस दिशा में प्रयास करने के लिए उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसलिए मैंने उस समय स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री पद के रूप में अपने आप को साबित करूंगा। और मैंने बखूबी इस दायित्व का निर्वहन किया। तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी कि उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक कौन कौन से तत्व हैं। तो उसको चिन्हित करके एक ठोस कार्य योजना तैयार की कि मुझे उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलना है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, उत्तर प्रदेश के हर तबके के गरीबों की, साथ साथ आधी आबादी की भी उन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करके अपने आप को साबित करना होगा। साथ साथ देश की आस्था का प्रदेश होने के नाते भी उत्तर प्रदेश इस आस्था को भी हमें सम्मान दिलाने के लिए अपने स्तर पर कार्य करना होगा। और इसके बाद फिर हम लोगों ने बिना रुके, बिना झुके, बिना हटे लगातार कार्य करते रहे। आज परिणाम है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ लोग जो मेरी आलोचना भी करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आज 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे तो लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज वे भी जाते होंगे तो उनको भी सम्मान मिलता होगा। तो कुछ तो प्रयास किया होगा ना सरकार ने। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गत वर्ष यानी 2023-24 के अंदर लगभग 50 करोड़ धार्मिक यात्री उत्तर प्रदेश में आए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने के लिए आए थे। श्रद्धालु आए थे या टूरिस्ट आए थे, पर्यटक आए थे यूपी में। एक पर्यटक आता है, वो केवल आके मंदिर में दर्शन नहीं करता है, किसी साइट पे जा करके वहाँ केवल घूम करके नहीं जाता है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को वह प्रभावित करता है और वहाँ पे हर एक चीज उससे प्रभावित होती है। अनेक लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन करने में अपना योगदान देता है। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल बनकर के उभरा है। सुरक्षा की बेहतरीन स्थिति हम दे सकते हैं, जबकि आबादी मेरे पास यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग कहते हैं, हाँ हम चुनौती स्वीकार करते हैं सबकी। कोई अब हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ नहीं सकता है, कोई दंगा नहीं कर सकता है, कोई अराजकता नहीं फैला सकता है, राह चलती हुई बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो उस दुस्साहस का परिणाम उसको कैसे प्राप्त होने वाला है, यह भी उसको मालूम होगा रिजल्ट के बारे में। इसलिए और इसके लिए हम लोगों को बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। बहुत सारी चीज़ें थी जो आउट ऑफ बॉक्स में जाकर के हमें सोचनी पड़ी, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक सीमित दायरे में रहकर हम नहीं तय कर सकते। हमें व्यवहारिक जगत में उतरना ही पड़ेगा। एक होता है जो हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आ सकता। रिजल्ट लाने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा, और रिजल्ट
पर फोकस करना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात के लिए भी सफलता प्राप्त हुई कि जब मैं आया था 2017 में, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। भारत के विकास में लगभग 10% का योगदान यूपी दे रहा है और मेरा ये मानना है 2029 तक हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और तब ये भारत का नंबर 1 का प्रदेश होगा। हमने यहाँ के परंपरागत उद्यम को भी पुनर्जागृत किया, उसको पुनर्स्थापित किया। मेरे पास 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। 75 के 75 जनपद की अपने एक यूनिक प्रोडक्ट की पहचान हमने करवाई। उसके लिए उस प्रकार की हम लोगों ने सुविधाएं दी, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर वहां पे स्थापित कराए, उनके लिए मार्केट दी, उनको डिजाइन के साथ जोड़ा, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। उसमें पहले चरण में उन्हें सुविधाओं से संपन्न किया और अब हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के ये एमएसएमई यूनिट के सभी उद्यमियों को हम लोग बहुत पहले हम लोगों ने इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। अगर इनके साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है और उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो हम उसको 5 लाख रुपए की सहायता उस यूनिट को स्टेट की तरफ से अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन साथ साथ हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई कि हर उद्यमी और हर व्यापारी को जो भी अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 10 लाख रुपए की बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध करवाया, राज्य की तरफ से हमने दिया। लेकिन एक शर्त रखी कि आपका जीएसटी रिटर्न आप भरते हो। जीएसटी ये आज़ादी के बाद का टैक्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा रिफॉर्म था और हमने कहा टैक्स जो वास्तव में एक टैक्स पेयर दे रहा है ये सरकारी खजाने में आना चाहिए और इसके लिए हमने 10 लाख रुपए उस व्यापारी को दिया है जो उसका रिटर्न भर रहा है। अब इस समय हम लोगों ने जैसे एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की है जिसमें पहले फेज में हम लोग 5 लाख और दूसरे फेज में 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे 10 लाख नई यूनिट फिर से स्थापित करने के लिए हमने व्यापक कार्य योजना बना करके इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा हाईवे वाला, एक्सप्रेस हाईवे वाला प्रदेश आज के दिन पे यूपी बन चुका है। यूपी आज के दिन पे सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी बन गया है। यूपी में पहले कोई निवेश करने के लिए आता नहीं था, यानी मैंने जब पहला अपना इन्वेस्टर समिट 2018 में करने की बात कही तो उस समय मेरे मेरे विभाग जो औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे और इस विभाग के जो औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त थे, ये दोनों जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने पूछा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी इन्वेस्टर समिट की क्या तैयारी है आप लोगों की। उन्होंने कहा साहब हमारी पूरी तैयारी है और आप तिथि जो तय करेंगे हम उसमें कर लेंगे। तो मैंने कहा क्या आपने टारगेट रखा है? उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़ रुपए का। मैंने कहा नाम क्या है? तो कहा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा ग्लोबल शब्द पहले हटाइए, आप ग्लोबल की बात करेंगे और कार्य एक गांव जैसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? ये 20,000 करोड़ यूपी जैसे राज्य के लिए, ये तो ऊंट के मुंह पे तिनका है भाई, ऊंट के मुंह में जीरा है, ये क्या करने जा रही है सब। उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा, हम तो सबसे बात करते हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। आप सोचिए मैं 2018 की बात कर रहा हूं और 2023 में हमने इन्वेस्टर समिट किया था, हमें प्रस्ताव मिले हैं 40 लाख करोड़ रुपए के, 40 लाख करोड़।
40 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ हमारी पाइपलाइन में है। लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं। यूपी से आप लोग जब वो आंकड़े देखते हैं, 64,000 हेक्टेयर लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से हमने खाली करवाई है। कहीं आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, कहीं नहीं, क्योंकि ये इल्लीगल कब्जे थे। जो 15-20 वर्षों पर सत्ता में बैठे हुए जो लोग थे, जो वहां जनता का खून चूस रहे थे, इन लोगों और इनके गुर्गों ने सारी जमीन कब्जा करके रखी हुई थी। एक झटके में खाली हो गई। अब मुझे बताओ, ये खाली कराने के लिए तो हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहीं पे बुलडोजर उपयोग हुआ है और इसलिए बुलडोजर से लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन कॉमन मैन को डरने की आवश्यकता नहीं। जो माफिया के अलग अलग ब्रांड बने हुए थे ना यूपी में, वे सब उससे घबराते हैं। बाकी कॉमन मैन के लिए तो वह सड़क बनाने का काम कर रहा है। कर तो रहे सर। हेलो हेलो, थोड़ा सा पास रखना पड़ेगा। हेलो हेलो, आप सिर्फ पोडियम पे आकर पूछते हैं सर, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, इसको हाँ, आप यहाँ पर हाँ। मेरा भी एक सवाल है कि आप हमेशा टारगेट लेके काम करते हैं। जब भी मैंने देखा कि कोई न कोई एक टारगेट रखते हैं। समय कम है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो टारगेट है अब 2 साल, 7 साल, 3 साल का, वो मूल टारगेट क्या है, कहाँ पे है? खास करके तब जब दुनिया में भारत सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं, उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचाने के लिए जो टारगेट या जो लक्ष्य आपने लिया है, वो प्राथमिकताएं और लक्ष्य क्या है? देखिए, हम लोग अभी तो एक बड़ा मैपिंग करने जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक टारगेट देशवासियों को दिया भी है, कहा भी है कि हमें जीरो पॉवर्टी की तरफ जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने जो प्रयास किए, इसमें 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से हम लोगों ने मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन हमारा ये मानना है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचना चाहिए और गरीबी रेखा से केवल यह एक रेवड़ी नहीं, बल्कि सचमुच उसके जीवन में परिवर्तन हो, वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर देना। और इसके लिए हम लोग एक व्यापक कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी सरकार एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने जा रही है हर परिवार के लिए। फैमिली आईडी का मतलब उसकी पहचान भी होगी, किस योजना से वह जुड़ चुका है और किस योजना से वंचित है। 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ, जिसमें एक व्यक्ति के एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को हम नौकरी या रोजगार के साथ जोड़ेंगे। यह भी एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। एक दूसरा, 2029 तक मैंने कहा ना कि 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में हम स्थापित करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी टीम ने पिछले 2 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो एकदम ऑन टाइम है, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 वर्ष में हम लोग यूपी की अर्थव्यवस्था को दोगुने से अधिक पहुंचाने में हमें मदद मिली है। पर कैपिटा इनकम को हम दोगुना करने में सफल हुए हैं। और मेरा मानना है कि 2029 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, बल्कि
देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी नंबर 1 का राज्य होगा और उसी को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होने का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी सम्मान प्राप्त करेगा और उस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं परिणाम आएंगे और अवश्य आएंगे। आपके पास समय कम है इसलिए मैं और सवाल माफ़ी चाहता हूँ नहीं ले पाएंगे, हमको जाना है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा आखिरी सवाल जिसे हम कह सकते हैं, इस वक्त दुनिया भर में काफ़ी जो दौर आप देख रहे हैं, यूक्रेन युद्ध, कन्फ्लिक्ट और ये तमाम चुनौतियां हैं और भारत में भी इस तरह की कई तत्व हैं, कई तरह के चीज़ें हैं, चुनौतियां उस तरह से भारत भी जूझ रही हैं। भारत में भी लोग जूझ रहे हैं इस तरह की चीज़ों से। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेके खास करके अगर हम देखें जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हमें भारत के वास्तविक मित्रों और शत्रुओं की पहचान करनी पड़ेगी। हम गलती से भी शत्रु को मित्र न मान लें और मित्र को शत्रु न बना लें। अगर हम अपने शत्रु और मित्र को पहचानने की ताकत पाल लेंगे, कोई दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और एक लंबी रेखा खींचने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आगे भी होगा। ये पूरी सदी भारत की सदी है। भारत एक सुरक्षित, समृद्ध लोकतंत्र के रूप में अपनी यात्रा को अजेय रूप से आगे बढ़ाएगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीयों के बीच में, भारतवासियों के बीच में ही जो फूट डालने की कथित कोशिश हो रही है और तमाम ऐसे तत्व जिनका ठिकाना कहीं और है लेकिन भारत में या अलग अलग स्थानों पर वे अस्थिरता और असंतोष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब को लेकर के हमें सचेत रहना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम हर चीज़ को स्वीकार करें, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में अगर कोई व्यक्ति अराजकता और अव्यवस्था फैलाता है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकाल के इस शुभारंभ के कार्यक्रम आप शुभारंभ करने आए हैं। मैं चाहूँगा, निवेदन है कि इस बटन को दबा के लाइव टाइम्स की आप का शुभारंभ करें। दिलीप जी, मुख्यमंत्री जी, दिलीप जी, दिलीप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा आखिरी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, अगर आप देंगे तो बड़ी दया होगी। जनरल वीके सिंह से जुड़ा हुआ है। जनरल वीके सिंह फर्रुखाबाद में रहे हैं, राजपूत रेजिमेंट सेंटर और सिखलाई सेंटर का हेडक्वार्टर है और उन लोगों ने बहुत जान दी है युद्ध में। फर्रुखाबाद आपके प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो अनाथ ज़िला है, जिसको कोई देखता नहीं है, जहाँ कोई उद्योग नहीं है, जहाँ कोई आने जाने के साधन नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी आप कुछ फर्रुखाबाद के बारे में? वहाँ एक्सप्रेस वे से हम जोड़ रहे हैं फर्रुखाबाद को। एक्सप्रेस वे हमारा बन रहा है वहाँ पर और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ आने के लिए, और जो बातें उन्होंने कही है हम जाते जाते ये बताना चाहेंगे कि हम उन्हें अमल में खबरों को लेकर जरूर रहेंगे। यूपी उत्तम प्रदेश बन रहा है और उसमें हम अपनी खबरों की निष्ठा के साथ भागीदार बनेंगे। और आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी जगह पर आप बैठें। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं।